पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैपेसिटर को कैसे सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं और कितना होता है। कितना होता था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में? जिस तरह से पैरेलल रेसिस्टर का वैल्यू होता था ना, उसी तरह से सीरीज में कैपेसिटर का वैल्यू होता था 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह से हम लोग इसे कनेक्ट करते थे। और अगर आपके पास दो कैपेसिटर होंगे तो उसको आप सीरीज में कनेक्ट करना चाहते हैं तो सीधा सा प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बाय सम ऑफ कैपेसिटेंस, इस तरह से करते थे। उसमें विशेष ध्यान आपको किस चीज़ का रखना था कि सभी कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा। ठीक है, हमने देखा था कि सभी कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता था। इसमें क्या होता है कि देखो, कोई भी कनेक्शन को आप पैरेलल तब कहोगे जब उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। नहीं, सेम पोटेंशियल से उसके सारे टर्मिनल अगर कनेक्टेड होंगे या उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो कनेक्शन किस नाम से जाना जाता है? पैरेलल। ये बातें क्लियर है? बहुत बढ़िया। आज हम लोग करते हैं इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, सी इक्विवेलेंट का पैरेलल में। तो इसके लिए आप दो तीन पैरेलल अपने मन से कुछ ऐसे कैपेसिटर ले लो जिसको आपने पैरेलल में लगा रखे हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि दो तीन कैपेसिटेंस हमारे पास है। मान लेते हैं, एज्यूम 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3। 3 कैपेसिटर है जो कि कनेक्टेड है, कनेक्टेड विथ सोर्स V सोर्स से कनेक्टेड है इन पैरेलली। अब कैसे इस कनेक्शन को दिखाना है तो देखिए, ये एक कैपेसिटर है हमारे पास। ठीक है, एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। 3 कैपेसिटर। ठीक, इन तीनों को आपने क्या करना है, तीनों के पोटेंशियल कॉमन होनी चाहिए, तो सबको किसी एक टर्मिनल से जोड़ दीजिए आप। हमने तीनों को एक टर्मिनल से जोड़ दिया। ठीक है, इसको भी और इसे भी। अब देखो, कॉमन पोटेंशियल हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा सेम। अगर आप इसे V वोल्ट का सप्लाई यहाँ पे दोगे ना, बैटरी है, V वोल्ट का सप्लाई अगर आप इसे दोगे तो ये अरेंजमेंट बन जाएगा आपका पैरेलल। दिख रहा है सबको? पैरेलल अरेंजमेंट क्लियर हो गया? गुड। अब यहाँ पे क्या होगा कि V तो सबको सेम मिलेगा। इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2, इसका कैपेसिटेंस है C3। आप ही बताना, V तो सबको सेम सेम मिलेगा, कैपेसिटेंस अलग अलग है, इसीलिए इसका क्या अलग होना पड़ेगा? चार्ज। हाँ, करंट के देखो, इसमें तो करंट फ्लो नहीं करता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि कैपेसिटर में क्या करंट फ्लो नहीं करता है। देखो ना, बीच में इंसुलेटर है, बीच में गैप है, तो करंट इधर से उधर नहीं जाएगा। इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, इसमें चार्ज इंड्यूस होता है, चार्ज बनता है। कैपेसिटर चार्ज होता है, वो एनर्जी स्टोर करता है। तो कैपेसिटेंस अलग अलग, वोल्टेज सेम, तो क्या अलग होगा? चार्ज। कैसे? देखो, I1 करंट, I2 करंट, I3 करंट यहाँ पे गया, तो ये जो करंट है ये अलग अलग अमाउंट में करंट जाएगा ना, तो अलग अलग करंट रेट ऑफ, देखो करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर करंट अलग है
टाइम सेम है तो चार्ज ही तो अलग हुआ होगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो इसमें क्या होता है कि वोल्टेज सबका सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होता है, चार्ज सब पे अलग होता है। इस पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, इस पे +2 Q2 और इस पे Q3। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, टोटल चार्ज कंजर्व होगी, टोटल चार्ज क्यू होगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। ये C इक्विवेलेंट, इसको V से प्रोवाइड कर दिए। इस पे टोटल चार्ज होगा Q, कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट, और इसका वोल्टेज हो गया V। ऐसा कुछ क्लियर है यहां तक? समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब बताइए, इसमें हम क्या बोले थे, डेरिवेशन तब करोगे जब, तो उसमें जो चीजें बदल रही होंगी उनका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे और बाकी का रिजल्ट लिख देंगे। चलिए, हम लोग ये मान लिया हमने कि Q इक्वल टू चार्ज है और ये सबका सम होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चार्ज तो टोटल इतना ही होगा, नहीं? आई बात समझ में? ठीक है। चलिए, अब आप बताइए Q1 का रिजल्ट क्या लिखेंगे? आपको पता है C इक्वल टू Q बाय V। आपको ये चीजें पहले से आनी चाहिए कि C इक्वल टू Q बाय V। तो यहां से Q इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q इक्वल टू C V लिखेंगे ना? ठीक है, समझ पा रहे बात को? CV वाला रिलेशन तो बताना पड़ेगा, ये तो सबको याद है। चल, अब देखो, हम लोग Q1 को C1V लिख सकते हैं, बिल्कुल। उसी तरह से Q2 को C2V, Q3 को C3V लिखा हमने। अब एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग Q को Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और ये तभी पॉसिबल है जब आप इन तीनों को ऐड करोगे, है ना? क्लियर है? अब इन तीनों को प्लस कर देते हैं, तो प्लस करने से इधर आएगा अब हमारे पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और इस तरफ आएगा, देखो सब में V कॉमन है, क्या ले लें V कॉमन? C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, समझ पा रहे? ठीक। अब इनके बदले इसे रिप्लेस कर दें Q से रिप्लेस कर देते हैं, और ये हो जाएगा V C1 प्लस C2 प्लस C3। ये बात तो क्लियर होगी। ये Q टोटल चार्ज है, इस Q को का एक्सप्रेशन यहां से लाते हैं। आपको पता है, लिख सकते हैं हम लोग Q इक्वल टू टोटल Q C इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ V। इस वाले एक्सप्रेशन से जरा देखो तो, इसके लिए टोटल Q टोटल इक्विवेलेंट C और V, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं Q को C इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ V से, तो V C1 प्लस C2 प्लस C3। सॉरी, तो V से V रिप्लेस हो गया, V से V रिप्लेस कर देते हैं, कट गया, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या पहुंच रहा है? फाइनल रिजल्ट यहां से आपके पास पहुंचा कि C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये रिजल्ट हो गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसा कि रेसिस्टर का होता था, सीरीज में सेम एक्सप्रेशन कैपेसिटर का पैरेलल में होगा। आप याद रखिएगा, रेसिस्टर का एक्सप्रेशन और कैपेसिटर का एक्सप्रेशन अलग अलग होता है, मतलब रिवर्स हो जाती है। इस तरह से आपको याद भी रहेगा। एक बार एक्सप्रेशन देख लीजिए अच्छे से, फिर बात करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ढेर सारे कैपेसिटर हो, तो सबको अगर सीरीज में जोड़ना हो, तो C इक्विवेलेंट इन सीरीज क्या आने वाला है? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस, इस तरह से अलजेब्रिक सम कर देंगे। हाँ,
अगर क्या होगा, सॉरी आदत लगा हुआ है ना सीरीज में, इस पैरेलल में, हाँ पैरेलल में, ठीक है। हाँ एक और बात यहाँ पे देखिए, इसमें ये चीजें तो ध्यान में रखिएगा कि पोटेंशियल क्या होता है पैरेलल में, पोटेंशियल क्या होता है सेम, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, पीपी पैरेलल पोटेंशियल सेम, पीपीएस पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, कुछ ज़्यादा हो जाएगा, पीएमपीएस पीपीएस पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, याद रखेंगे। चलो अब एक बात बताइए आपको, या एक्सप्रेशन से लेते हैं, Q1 इक्वल टू C1V एंड Q2 इक्वल टू C2V। अगर इन दोनों का रेशियो कर दें, Q1 बाय Q2 इक्वल टू क्या होगा, C1 बाय C2। देखो ये पहले भी था। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज किस रेशियो में डिवाइड होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कैपेसिटी के रेशियो में, दैट इज आप ये कह सकते हैं चार्ज डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी, चार्ज डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। उसकी कैपेसिटी का जो रेशियो होता है, उसी रेशियो में चार्ज हर कैपेसिटर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये बात क्लियर है, ठीक है, क्लियर। उसी तरह से एनर्जी का क्या करोगे, कोई बताओ तो एनर्जी का एक्सप्रेशन। देखो यहां पे एनर्जी कौन सा लिखोगे, सी और वी वाला लिखिए, है ना, हाफ सी वी स्क्वायर। देखो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होता है हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। सी ए वी क्या है, इक्विवेलेंट। एक काम कर सकते हैं हम लोग, हाफ वी स्क्वायर C1, सी इक्विवेलेंट को C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 ऐसे लिख सकते हैं। बोलो तो जरा, ढेर सारे कैपेसिटर अगर हो तो आप ये बताइए, हाफ C1 V1 स्क्वायर लिख सकते हैं, हाफ C2 V2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी तरह से। तो टोटल एनर्जी जो आएगी, टोटल एनर्जी जो होगी वो इंडिविजुअल एनर्जी का अलजेब्रिक सम ही तो हुआ ननू। देखो जरा, देखो जरा, सीरीज में भी वही होता था और पैरेलल में भी एनर्जी के साथ वही हो रहा है। एनर्जी का तो हमेशा सम ही होगा ना, समझ पा रहे हैं, समझ पाए बात को। सीरीज में भी एनर्जी, टोटल एनर्जी इंडिविजुअल कैपेसिटर की वजह से जो एनर्जी होती है उसका सीधा सम होता था, पैरेलल में भी एनर्जी का सीधा सम ही हो रहा है। इसमें भी पैरेलल वाला कोई मथा बुद्धि मत लगा दीजिएगा, ठीक है। हाँ, इसके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास मान लो n आइडेंटिकल कैपेसिटर हो, ठीक है, 4 n आइडेंटिकल कैपेसिटर, अगर हमारे पास आइडेंटिकल कैपेसिटर हो तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा, देखो ना, n टाइम्स ऑफ C1, मतलब n टाइम्स ऑफ C, C इक्विवेलेंट n टाइम्स हो जाएगा। समझ पाए बात को, ठीक है। मतलब ये होता है कि आप ये देखो ना, सीरीज पैरेलल में आपको ज्यादा कैपेसिटेंस मिलता है कि कम, ज्यादा मिलता है। तो जब जब आपको ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो आप कैसा कॉम्बिनेशन करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। अगर आपको ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, जो भी कैपेसिटर आपके पास अवेलेबल है उसका जो कैपेसिटेंस है और आप जो सर्किट बनाने वाले हैं उसमें कैपेसिटेंस अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप पैरेलल यूज करिए, ठीक है। आई बात समझ में, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल, थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन के लिए। हमारे पास मान लीजिए दो कैपेसिटर हैं, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। एक है मान लो
कितना देते हैं? 10 माइक्रोफराड और एक का 20 माइक्रोफराड। ठीक है, और इसे हम लोगों ने 30 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, 30 वोल्ट की बैटरी से। ठीक, फटाफट फाइंड करिए। पहला C इक्विवेलेंट, दूसरा Q1 Q2 और तीसरा U1 U2। ये नहीं पूछा जा सकता है? चलिए, हाँ 4500। अच्छा, आओ चेक कर ले। पहला वाला तो ये समझ में आ रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C इक्विवेलेंट सीधा सीधा 10 और 20 मीन्स 30 माइक्रोफराड। अब Q1 इक्वल टू क्या होता है? देखो, हमने बताया था Q1 इक्वल टू C1V, V तो सेम होगा, इसका C1 कितना है? 10 इंटू V कितना है? V है 30, V है 30, तो ये हो जाएगा आपका 300 माइक्रोकुलम। और दूसरा हो जाएगा Q2 C2V, और C2 का वैल्यू 20 इंटू 30, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइक्रोकुलम। ठीक है यहाँ तक? चलिए, वैल्यू नहीं, अच्छा माइक्रोफराड को चेंज नहीं किए हैं हम, माइक्रोकुलम ही रहने दिए। आप चेंज कर सकते हैं, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -3 कुलम होगा, क्योंकि 3 ही जीरो आउट होगा ना, हमारे पास -6 जीरो है, तो 3 जीरो आउट होगा, तो 3 जीरो नेगेटिव में बचेगा ना। ठीक है, चलो, तो इस देखो, अब एनर्जी स्टोर क्या होगा? हाफ CV² निकालोगे, U1 इक्वल टू हाफ C1V²। हाफ C1 का वैल्यू कितना है? हाँ, C1 का वैल्यू 10 माइक्रोफराड और V का 30 वोल्ट, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 900 है ना माइक्रोफराड। टोटल कितना? 4000, 10 और ये हुआ 900, सही है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4500 जूल, इतनी एनर्जी आएगी। ठीक है, उसके बाद हाँ U2 भी निकालना है। चलो, U2 इक्वल टू सेम हाफ C1V², हाफ C2 का वैल्यू 20 और ये होगा 900, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 9000 जूल। टोटल एनर्जी आ जाएगी 9 4 13, 13500 जूल। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग बेसिक कैलकुलेशन करेंगे। आइए मिक्स ग्रुपिंग में कुछ सवाल करते हैं। हमारे पास एक सिंपल अरेंजमेंट है, 12 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड एंड 20 माइक्रोफराड का V वोल्ट के बैटरी के साथ। हमें फाइंड करना है C इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B। C इक्विवेलेंट AB इंड के अक्रॉस कितना होगा? फाइंड करें। देखो, सिंपल सी बात है कि ये दोनों हो जाएंगे, नहीं, अगर इसका नाम C1 C2 C3 C1, तो चलो ऐसे समझ लो ना, ये दोनों क्या होगा? ये दोनों आपका पैरेलल में, तो पैरेलल में हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट इन दोनों का कहाँ पे? 2 नंबर में सारे साइड वाले 3 माइक्रोफराड है और डायगोनल वाले जो है ना, ये बीच वाले, वो 2 माइक्रोफराड के हैं। एक बार फिर वही हम बता रहे हैं, रुको पहले इसको सॉल्व करने दो। तो ये तो 12 माइक्रोफराड ही रहेगा, लेकिन ये 3 और 2 का इक्विवेलेंट पैरेलल बनेगा 5 माइक्रोफराड का, तो ये 5 माइक्रोफराड बनेगा और ये 20 माइक्रोफराड बनेगा। 5 माइक्रोफराड और ये 20 माइक्रोफराड। अब देखो, ये तीनों सीरीज में हैं, अगर आप जरा ध्यान से देखो तो ये
सब सीरीज में है इस इंड के अक्रॉस, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट 3 का होता है 1/c इक्विवेलेंट 1/20 प्लस 1/12 प्लस 1/5। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 60, 12 3 जा 23 जा 12 5 जा और 5 12 जा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/c इक्विवेलेंट हमारा आएगा 20/60 मतलब 1/3 मीन्स सी इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 3 माइक्रोफराड। ये एक रहा। चलो अगले सवाल को देखो, अगला सवाल समझा रहे हैं। देखिए हमारे पास 3 माइक्रोफराड 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 का इतने कैपेसिटर है और 2 माइक्रोफराड 2 माइक्रोफराड हमने ऐसे लगा रखे हैं। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, दिख गया? अब आप इसे ट्राई करिए। सिंपल सी बात है, आपको ये दिख रहा होगा कि ये इंड 3 माइक्रोफराड 3 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड कैसे कनेक्टेड हैंगे? ये तीनों सीरीज में होंगे। तो तीनों सीरीज में होंगे तो इसका इक्विवेलेंट बाकी तो एज इट इज रहेगा, बाकी का जो कैपेसिटर अरेंजमेंट है वो एज इट इज रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये भी वैसे ही रहेंगे, यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये भी वैसे रहेंगे और यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये भी एज इट इज रहा। परंतु अब ये वाला जो तीनों कैपेसिटर है ये कंबाइन होके, तीनों सीरीज में है ना, तीनों सीरीज में कंबाइन होके 1 माइक्रोफराड का बनाएगा, है ना? ये तीनों कंबाइन होके 333 का सीरीज कितना होगा? 333 का सीरीज होता है 1/3 1/3 1/3 करिएगा ना, हाँ 1 आएगा तो ये आ जाएगा आपका 1 माइक्रोफराड, ये 1 माइक्रोफराड। बाकी सब ये 2 और ये 2 ये 3 और ये 3 एज इट इज रहेगा ही। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं, सही, ठीक है। अब हाँ ठीक, अब देखो ये दोनों कंबाइन होके क्या बनेगा? फिर से ये दोनों रिकम्बाइन होके, ये तो पैरेलल है तो 3 बन जाएंगे। समझ पा रहे बात को? ठीक है। अब ये वाला जो सर्किट है ये दोनों कंबाइन होके हमारा बनेगा 3 माइक्रोफराड का। समझ पा रहे हैं? आप चाहो तो सर्किट विड्रॉल भी कर सकते हो, अन्यथा आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये 2 और 3 कंबाइन होके 3 बना, बाकी का जो 3 वाला यहाँ पे है और नीचे 3 वाला है, यहाँ भी 3 वाला और यहाँ भी 3 वाला ये रहेगा और यहाँ भी 2 वाला है ही। समझ पा रहे हैं? ठीक है ना? यहाँ पे 3 वाला 2 और 3 ये रहा और ये कंबाइन होके फिर से 3 बना। नहीं लग रहा है आप? फिर 3 मिलके क्या बनेगा? ये 3 फिर से रिकम्बाइन होके 3 बनेगा 1 और 1 के साथ ये 2 फिर 3 बनेगा और 3 ये रिकम्बाइन होके सी इक्विवेलेंट बना लेगा टोटल 1 माइक्रोफराड का। यस और नो बोलो। अगर इसे ही फर्दर आप प्रोसीड करोगे तो आप पहुंच जाओगे ना रिजल्ट पे। पहुंचा दे? चलो पहुंचा देते हैं जब यहाँ तक पहुंचाए हैं आपको। इसके बाद फिर सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, सर्किट ऐसा बनेगा, इन तीनों को कंबाइन करोगे तो ये तो बस ऐसा ही रहेगा और ये तीनों कंबाइन होके बन जाएंगे 1 माइक्रोफराड का। 1 माइक्रोफराड, ये 2 है, ये 3 है और ये 3 है, ठीक है। और फिर से ये 2 और 3 रिकम्बाइन होगा और ये बनेगा आपका 3, ये भी 3 और ये भी बाकी 3 और ये अब तीनों कंबाइन होकर रिजल्ट बनेगा सी इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफराड। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व होता है। एक करके और दिखाएंगे आप लोग, दिखाइए। एक इस तरह का अरेंजमेंट है, 2 माइक्रोफराड 2 माइक्रोफराड, इस तरह का अरेंजमेंट, इसका सी इक्विवेलेंट निकालना है। देखो सीधा सा शॉर्ट में कर रहे हैं। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये दोनों सीधा सीधा किस में दिख रहा है आपको? सीरीज में। तो इनका हो जाएगा कितना? इनका हो जाएगा नेट सीरीज में है तो हो जाएगा 1/2 + 1/2, इसका होगा 1,
ठीक है। और फिर इसके साथ हो जाएगा पैरेलल में, तो ये 1 और 1 क्या बनाएगा 2। फिर देखो ये 2 और ये 2 फिर से सीरीज में, इसका हो जाएगा 1, ठीक है। और फिर ये 1 और 1 क्या हो जाएगा पैरेलल में, तो हो जाएगा इसका 2। ये 2 फिर से सीरीज में, समझ पाए हैं, पैटर्न समझ रहे हैं। और फिर ये 2, हाँ नहीं समझे, अच्छा अच्छा, कुछ ज़्यादा ही जलेबी बन गया क्या, टेढ़ा जल, ओ हो, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सीरीज और पैरेलल वाला मैटर है बाबू। अच्छा देखिए एक बार समझाते हैं, ये बात पहले ना बोलना था आपको। अच्छा कोई बात नहीं, आएगा ही। देखो यहीं से समझना शुरू करते हैं। 2 माइक्रोफराड और ये था 2 माइक्रोफराड, ये 1 और ये 1 है। एक बात आप बताओ हमें, ध्यान दो, ये 2 माइक्रोफराड और ये 2 माइक्रोफराड क्या ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में? सिर्फ इन दोनों को देखना है, इन दोनों को। कैसे पता चलेगा कि सीरीज है कि पैरेलल है? इसमें कंफ्यूजन है, बोलो। हाँ, कैसे पता चलेगा सीरीज है कि पैरेलल है ना? देखो आप ये काम करो, आप यहाँ पे जैसे किसी एक, जिन दोनों दो को चेक करना हो ना, आप उसके किसी एक टर्मिनल पे चले जाओ, आप यहीं पे खड़े हो जाओ, ठीक है, ध्यान दो। अब यहां से आप चलना स्टार्ट करिए, ठीक है। आपको एक रास्ता मिला और ये रास्ता 2 कैपेसिटर के घर को गया। इसके बाद फिर आप जब इसके घर को क्रॉस किए, इस कैपेसिटर को क्रॉस किए, तो आपको रास्ता मिला। क्या कभी भी रास्ते पे टर्निंग के अलावा कोई एक ऐसा टर्न, मतलब किसी भी टर्न पे या कहीं भी ऐसा था कि जहां पे 2 रास्ते थे, 2 पाथ था सर्किट में? नहीं। तो अगर पाथ सेम हो जाएगा ना बाबू, अगर पाथ सेम हो जाएगा तो वो दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है। यहां भी कोई कैपेसिटर नहीं है, अगर यहां भी कोई कैपेसिटर रहता है ना, तो सबका पाथ, सब एक ही पाथ पे है, तो सबका कनेक्शन सीरीज होता। तो ये दोनों सीरीज में हो गया। अब आप ही बताओ, हाँ ये पहला स्टेप। तो जब ये सीरीज में होगा तो इन दोनों को सीरीज में कर दे, सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 और 2 को सीरीज में नहीं, 1/4 नहीं होगा, तब इसलिए गलत आ रहा था। 1/4 कैसे हो जाएगा? 1/c = 1/2 + 1/2 तो होगा 1, 1/1 तो c = 1 आएगा। तब ना गलत हो रहा था आपका। चलो तो अब ये बताओ, ये वाला पार्ट को रिमूव करके इन दोनों के बदले 1 लिखे हैं। हाँ, तो इन दोनों के बदले अब लिख देते हैं 1, इनको हटा दिए और ये दोनों ऐड होके हो गया है 1। क्लियर? 1 माइक्रोफराड। अब आप ये बताइए, ध्यान देना, अब जब आप इस रास्ते पे गए तो इस कैपेसिटर पे जाने के लिए आपको दूसरा रास्ता लेना पड़ा, और इस कैपेसिटर पे जाने के लिए आपको 2 अलग अलग रास्ते मिले ना। तो ये दोनों क्या होगा? पैरेलल में, ठीक है। आई बात समझ में? तो पैरेलल में 1 और 1 का कितना होता है? सीधा सम हो जाता है, ठीक है। 1 और 1 का कितना हो जाएगा? 2। तो इन दोनों को रिमूव करके एक नया कैपेसिटर बनाए जिसका इक्विवेलेंट होगा कितना? 2। आई बात समझ में? ठीक है, इसका वैल्यू है 2 माइक्रोफराड का। अब आप फिर से देखिए, क्या अब हम लोग वही केस में आ गए? यहां से चलेंगे, यहां पे ये दोनों सीरीज में कह सकते हो 2 और 2 को, तो सीरीज में होगा तो 2 और 2 का सीरीज होता है कितना? अभी निकाला था हमने, 1 होता है, 1 होता है। फिर से देखो, ये 1 माइक्रोफराड और ये 1 पैरेलल में, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2। अब बताओ, ये 2 माइक्रोफराड और ये 2 माइक्रोफराड फिर से सीरीज में, बोलो। हाँ, तो इनका वैल्यू हो जाएगा कितना? 1। अब देखो, ये 1 माइक्रोफराड और ये 1 माइक्रोफराड किस में है?
पैरेलल में, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2। इन सब का कितना आया 2। और बताइए ये 2 माइक्रोफराड और ये 2 माइक्रोफराड किस में है, सीरीज में, तो आंसर क्या आएगा। बस आई बात समझ में आप, हो गया ये छोटा सा सवाल। ठीक, आपको ए एंड यहां पे है, बी एंड यहां पे है, 2 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड और 8 माइक्रोफराड। आपको सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी निकालना है। फाइंड करिए फटाफट। आंसर इसका 5 माइक्रोफराड होगा। देखो कैसे, देखिए सर सिंपल सी बात है कि अगर इन दोनों को आप ध्यान से देखो, इस टर्मिनल पे इन दोनों का ये वाला टर्मिनल और इन दोनों का दूसरा वाला टर्मिनल सेम है, ठीक है, मतलब ये दोनों पैरेलल में है, या इसका पाथ अलग अलग है ना, फिर जाके ये कंबाइन हुआ ना, ये क्या हुआ पैरेलल में। तो 1 माइक्रोफराड और 1 माइक्रोफराड इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 माइक्रोफराड होगा। यहाँ पे देखो इसका भी ये इंड कॉमन है, मतलब ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो 4 और 4 कितना हो गया 8 माइक्रोफराड। तो अब आपके पास एक ऐसा सर्किट बना है जिसमें इसको अगर हम रिजॉल्व करें, सर्किट डाउन करें, तो ये 2 माइक्रोफराड वहीं पे, और यहाँ पे एक बन जाएगा आपका ये वाला कितना का, ये वाला वैल्यू बनेगा आपका 2 माइक्रोफराड का, 2 माइक्रोफराड, और ये वैल्यू हो गया आपका 2 माइक्रोफराड ऑलरेडी। हाँ, यहाँ पे 8 माइक्रोफराड और यहाँ पे इन दोनों का सम कितना हुआ है 8 माइक्रोफराड, और यहाँ भी 8 माइक्रोफराड, और इन दोनों का सम हुआ है। अब जरा आप ही बताओ, आपको यहाँ पे देखना है ना B के क्रॉस, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है। अब बताइए अगर इन दोनों पॉइंट को देखेंगे, ध्यान देना परिधि बाबू, यहाँ पे बताओ ये वाला 2 माइक्रोफराड और 2 माइक्रोफराड ये दोनों एक ही रास्ते में आ रहा है, इन दोनों पॉइंट के बीच जो रास्ता है इसमें एक ही आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज में। ये दोनों सीरीज में होगा तो सीरीज में 2 और 2 का होता है कितना 1, तो A से चला और हम यहाँ पे पहुँच गए 1 माइक्रोफराड की तरफ, या मान लीजिए इन दोनों का एक इक्विवेलेंट हो गया, A से चले यहाँ पे देखो, और यहाँ पे हो गया आपका B पे पहुँचे तो 1 माइक्रोफराड इन दोनों का सम हो गया, ठीक है, B पे ये इन दोनों का सम हो गया, ठीक है। अब आप बताओ इन दोनों को, अगर इन दोनों को देखें तो ये दोनों भी क्या है सीरीज में, इन दोनों को देखोगे तो सीरीज में होगा, और ये दोनों भी कंबाइन होके कितना हो जाएगा 8 और 8 सीरीज में होता है 8/2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4, हाफ हो जाता है 4 हो जाएगा, तो ये भी कंबाइन होके आपका हो जाएगा कितना 4 माइक्रोफराड B के साथ, यस और नो, ठीक है, ये कंबाइन होके हो गया आपका कितना 4 माइक्रोफराड। अब आप ही बताओ, ये एक एंड A है और ये एक एंड B है, A और B के क्रॉस देखो, इन दोनों का एक पॉइंट कॉमन, इनका भी अदर पॉइंट कॉमन, मतलब ये दोनों क्या है पैरेलल में, और पैरेलल में आप बताइए 1 और 4 का C इक्विवेलेंट कितना बनेगा, 1 और 4 का 5 माइक्रोफराड। समझ पाए, ये दोबारा एक्सप्लेन करना है, जरा बताओ। देखिए ये 1 माइक्रोफराड और ये 1 माइक्रोफराड, ये क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में होंगे। पैरेलल में पहचानने का तरीका ये है, पैरेलल में पहचानने का क्या तरीका है कि इनका पोटेंशियल सेम होना चाहिए, इनका ये वाला इंड कॉमन है, इसका ये वाला भी इंड कॉमन है, अगर जिनका दोनों इंड अदर पॉइंट पे कॉमन हो जाते हैं वो पैरेलल हो जाते हैं। आई बात समझ में, या आप चले यहाँ पे 2 पाथ मिला और फिर जाके ये 2 पाथ अगर यहीं पे फिर मिल जाता है तो ये दोनों पैरेलल हो जाता है, तो सॉरी हाँ पैरेलल हो जाता है, तो ये पैरेलल हो गया। और 1 माइक्रोफराड और 1 माइक्रोफराड का पैरेलल होता है 2 माइक्रोफराड, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके, और क्योंकि ये 2 माइक्रोफराड एज इट इज यहीं पे है। सिमिलरली 4 माइक्रोफराड और 4 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड और 4 माइक्रोफराड क्या है पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करके करेंगे तो 8 माइक्रोफराड, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया था, समझ गए बात को, इन दोनों को सम करके 8 ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, यहाँ भी 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब हमको निकालना है A और B के अक्रॉस, समझ पा रहे हैं, A और B के बीच अक्रॉस निकालना है, तो बताइए ये 2 माइक्रोफराड और 2 माइक्रोफराड सीरीज में होगा,
इन दोनों का सीरीज होता है 1। 8 माइक्रोफराड 1 माइक्रोफराड, सीरीज में इन दोनों का होगा 4। अब देखो ध्यान से, 1 माइक्रोफराड और 2 माइक्रोफराड इन दोनों एंड के अक्रॉस पैरेलल में है, इसीलिए 4 और 1 कितना हो गया 5। ठीक है, जिसको समझ में आ गया छुट्टी।